हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है इस कक्षा में कक्षा 12 की जो है भूगोल विषय के अंतर्गत विश्व जनसंख्या जो कि चैप्टर 2 है उसके बारे में बात करेंगे। विश्व जनसंख्या जैसा कि इसके शीर्षक से ही जो है स्पष्ट है, इसमें हम लोग जो है विश्व की जनसंख्या का विवरण प्रस्तुत करेंगे, यानी पूरी दुनिया में जनसंख्या किस प्रकार वितरित है। इसके अंतर्गत हम लोग जनसंख्या के वितरण, उसका घनत्व और उसकी वृद्धि की भी बात करेंगे। इससे पहले कि जो है पाठ में हम लोग विभिन्न विषयों पर, विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा आरंभ करें, उससे पहले मैं वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में आपसे बात कर लेना चाहता हूं, क्योंकि इस लेसन का बेसिक कंसेप्ट यही है। वितरण जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं आप, यानी इस पाठ में हमें यह पढ़ना है कि पूरी दुनिया में जनसंख्या किस प्रकार जो है बटी हुई है या वितरित है। साथ ही साथ हम लोगों को जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में भी बात करनी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोगों की संख्या होती है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं उसे ही जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। और साथ ही साथ हम लोग वृद्धि की बात करेंगे। वृद्धि के संदर्भ में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि वृद्धि से जो है लोगों के दिमाग में जो है एक कंसेप्ट चलता है कि वृद्धि का मतलब हमेशा वृद्धि है, लेकिन जो है वृद्धि का मतलब जो है केवल वृद्धि नहीं, बल्कि जो है इसमें होने वाले बदलाव से है। वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी वृद्धि को हम लोग परिवर्तन के अर्थ में यहाँ पर देखेंगे। और ये परिवर्तन वृद्धि यानी धनात्मक और कमी यानी ऋणात्मक रूप में जो है देखा जाएगा। तो आइए हम लोग जो है पहले इस लेसन से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं, कह सकते हैं कि पॉइंट टू रिमेंबर, इस पार्ट में जो है क्या हमें याद रखना है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो पॉइंट टू रिमेंबर के अंतर्गत हम लोग अभी जो बात करेंगे, पॉइंट टू रिमेंबर के अंतर्गत अभी हम लोग जो बात करेंगे उसमें अशोधित जन्म दर की बात करते हैं। अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष के दौरान जो है किसी क्षेत्र में प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या के रूप में इसको देखा जाता है। किसी वर्ष विशेष के दौरान किसी क्षेत्र में प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या के रूप में इसको देखा जाता है। इसे अशोधित जन्म दर जो है कहते हैं, यानी सीबीआर के रूप में जाना जाता है, क्रूड बर्थ रेट। अशोधित मृत्यु दर की यदि बात करें तो अशोधित मृत्यु दर जो है किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को जो है कहा जाता है, यानी 1000 लोगों पर जो है जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसे हम लोग जो है अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। इसे सीडीआर कहा जाता है। प्रवास की बात करें तो प्रवास किसे कहा जाता है? जनसंख्या का अपने जन्म स्थान से जो है अन्यत्र चला जाना जो है प्रवास कहलाता है। प्रवास के जो है अंतर्गत ही अप्रवास और उत्प्रवास को भी जो है हमें समझना होगा। अप्रवास एक व्यक्ति जो अन्य देश से एक देश में बसने के लिए आता है, इसे अप्रवास कहते हैं। जबकि उत्प्रवास में जो है क्या होता है, एक व्यक्ति जो अन्य देश में बसने के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़कर चला जाता है उसे उत्प्रवास कहते हैं। जनांकिकी शब्द का अर्थ जनसंख्या की जन्म दर, उसकी मृत्यु दर, घनत्व, वृद्धि का सांख्यिकीय अध्ययन, इसी को जो है हम लोग जनांकिकी कहते हैं। जनांकिकी किसे कहते हैं? तो जनसंख्या का जन्म दर, उसका मृत्यु दर, उसका घनत्व वृद्धि और सांख्यिकीय, इस सभी चीजों का सांख्यिकीय अध्ययन को जो है हम लोग जनांकिकी कहते हैं। जनसंख्या का नकारात्मक या ऋणात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो दो समय अंतरालों के बीच, इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दो समय अंतरालों के बीच जो है जन्म दर और मृत्यु दर से, जन्म दर के मृत्यु दर से कम हो जाने के कारण जो स्थिति आती है उसमें जनसंख्या जो है पहले की अपेक्षा घटने लगती है। इसे हम लोग जो है जनसंख्या का नकारात्मक या ऋणात्मक वृद्धि कह सकते हैं। जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि भी आप समझ गए होंगे, या धनात्मक वृद्धि किसको कहते हैं ये भी समझ गए होंगे कि दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर, है ना,
यानी जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है तो इससे जनसंख्या की वृद्धि होती है। इसको जनसंख्या का सकारात्मक या फिर जो है धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। और यदि प्राकृतिक वृद्धि की बात करें, जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि, तो इसमें मानवीय कारक नहीं होता है। दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के रूप में जानते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसको कहते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है हम लोग कहते हैं जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर। और यदि वास्तविक वृद्धि दर पूछा जाए कि जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर क्या है, तो उसका जवाब इस तरह से होगा कि इसे जन्म दर और मृत्यु दर में के अंतर में अप्रवास को जोड़ते हैं और उत्प्रवास को घटाते हैं और इस तरह से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। हालांकि इसके लिए जो है फॉर्मूला के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक या घटक कौन से हैं? तो आप जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटकों में जो है तीन प्रमुख घटक का उल्लेख किया गया है। पहला तो जन्म दर है, क्योंकि जन्म से जो है जनसंख्या में परिवर्तन आता है। मृत्यु दर है और जो है प्रवास है। ये तीन चीजें जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक या जनसंख्या परिवर्तन का जो है निर्धारक के रूप में जो है जाना जाता है। आगे हम लोग इसका कायिक या शारीरिक घनत्व की यदि बात करें तो इसमें कुल जनसंख्या तथा कुल खेती के योग्य क्षेत्र के बीच के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। यानी जनसंख्या और खेती के योग्य जो भूमि होती है उसके अनुपात को जो है हम लोग कायिक घनत्व के रूप में जो है जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कायिक घनत्व कहा जाता है। आगे हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या का वितरण क्या है। जनसंख्या वितरण कहते किसे हैं? तो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के निवास को जो है जनसंख्या का वितरण कहते हैं। आप जानते हैं लोग अलग अलग कारणों से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक कारक हो, सांस्कृतिक कारक हो या राजनीतिक कारक हो, अलग अलग कारकों से जो है दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं और ये निवास को ही जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है प्रवास से क्या आशय है? प्रवास किसे कहते हैं, यानी माइग्रेशन होता क्या है? तो प्रवास का अर्थ जो है जनसंख्या का उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर गमन होता है, यानी फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट। जब व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है तो इसको जो है उत्प्रवास कहते हैं। और यदि व्यक्ति जो है अन्य स्थानों से आकर कोई खास स्थान पर बस जाता है तो इसको अप्रवास कहा जाता है, यानी इमिग्रेशन और इमिग्रेशन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है जनांकीय संक्रमण की तीन अवस्था। तो आपको इसकी तीन अवस्था को जो है अच्छा से जो है वर्णित करना होगा और बकायदा जो है एक डायग्राम जो है उसमें आपको शो करना होगा और उस डायग्राम के आधार पर आपको बताना है कि जनांकीय संक्रमण की तीन अवस्थाएं कौन सी हैं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी भी क्षेत्र की भावी जनसंख्या को स्पष्ट करने और उसका वर्णन करने तथा जो है उसका पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। यानी जनांकीय संक्रमण का तीन अवस्था क्या बताता है? कैसा था, कैसा रहा, कैसा होगा, ये तीनों ही चीजों को जो है जानकारी लगाने में मदद करता है। यह स्पष्ट करता है कि जनसंख्या जो है ग्रामीण, कृषि प्रधान, न्यून शिक्षा, इन सब से केंद्रित होकर है ना बदलती है। कैसी हो जाती है? ग्रामीण से शहरी हो जाती है, कृषि प्रधान से औद्योगिक हो जाती है और निम्न या न्यून शिक्षा से जो है उच्च शिक्षा की ओर जाती है। साथ ही साथ हम लोग इसमें यह भी देखते हैं कि उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से जो है यह निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की ओर भी जो है परिवर्तित होती है। इन सारी चीजों का अध्ययन जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में किया जाता है। इस अवस्था को जो है तीन भागों में जो है मूल रूप से बांटा जाता है। ये तीन भाग को जो हम लोग प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था के रूप में जो है वर्गीकृत करते हैं। पहली अवस्था उस स्थिति को दर्शाती है, पहली अवस्था उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है ना? जब जन्म दर भी ज्यादा था और मृत्यु दर भी ज्यादा था। उच्च जन्म दर मुख्यतः जो है कुपोषण, भूख, महामारी, अशिक्षा, जीवन का निम्न स्तर और निम्न स्तर का तकनीकी विकास होने के कारण जो है उच्च मृत्यु की जो है क्षतिपूर्ति करती थी।
तथा बड़े परिवार और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा कई अफ्रीकी देश जो है इसी श्रेणी में जो है शामिल है। यानी अभी भी जो है जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं वो इसी प्रथम अवस्था में जो है रखे जा सकते हैं या गिने जा सकते हैं। जबकि दूसरी अवस्था की यदि बात करें तो इस अवस्था का प्रारंभ जो है उच्च जन्म दर को दर्शाता है। यानी इसमें शुरुआती दौर में जन्म दर जो है उच्च बना रहता है, यद्यपि इसका जीवन स्तर जो है की गुणवत्ता में जब वृद्धि देखने को मिलती है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के कारण मृत्यु दर जो है तेज गति से जो है कम हो जाता है, और उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि को बढ़ा देता है ना। इसमें जन्म दर तो उच्च बना रहता है लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाने के कारण जनसंख्या बढ़ जाती है। भारत, चीन, श्रीलंका और केनिया जो है इसी अवस्था के देशों में जो है गिना जा सकता है। तीसरी अवस्था की यदि बात करें तो तीसरी अवस्था में जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही न्यून हो जाता है, यानी दोनों ही कम हो जाता है, और जनसंख्या वृद्धि जो है स्थिर हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। शिक्षा का उच्च स्तर, अत्यधिक शहरीकरण, तकनीक का उच्च विकास और तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र में जो है जनसंख्या की भागीदारी निम्न प्रजननशीलता और मृत्यु का कारण होती है। जापान, कनाडा, यूएसए और पूर्वी और पश्चिमी यूरोपीय देश तीसरी अवस्था के देशों में जो है गिने जाते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इस तरह आपने जो है यहाँ पर जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं को जो है देखा। चले आते थोड़ा प्रवास के बारे में बात करते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रवास के जो है बहुत सारे कारक हो सकते हैं। जब व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को यानी ओरिजिन पॉइंट को छोड़कर जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पर चला जाता है तो इसे ही प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। यहाँ प्रवास से रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने है कि प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारकों का वर्णन करें। तो प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है? तो प्रवास को प्रभाषित करने वाले जो है 2 कारक होते हैं। एक जो है उसका अपकर्ष कारक जिसको पुल फैक्टर कहते हैं, और एक जो है प्रतिकर्ष कारक यानी जिसको पुश फैक्टर कहते हैं। जैसे कि पुल और पुश से ही जो है आपको जो है इस बात का आकलन हो गया होगा कि वो सब कारक जो किसी क्षेत्र में जो है आपको खींचते हैं, आकर्षण का केंद्र होते हैं, उसको अपकर्ष कारक कहेंगे। और पुश पुश का मतलब होता है धक्का देना, यानी जिन कारणों से आप किसी क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहते हैं वो जो है पुश फैक्टर यानी प्रतिकर्ष कारक के रूप में जाना जाता है। तो प्रवास के अपकर्ष कारक कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं ये भी देख लेना है कि जब प्रवास नगर की चकाचौंध या आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर होता है तो यह अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहलाता है। इसके कारण जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र की ओर जो है वो आकर्षित करता है। यह प्रवास जो है वो विशेषकर नगरों की ओर जो है हम लोग को देखने को मिलता है ना। इसका बहुत सारा कारक हो सकता है। शहरों की चकाचौंध हो सकती है, आधुनिकीकरण हो सकता है, शिक्षा का उच्च स्तर हो सकता है ना, और भी बहुत सारे कारण जो है इसके लिए जो है जिम्मेदार हो सकते हैं। जबकि प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों की यदि बात करें तो यदि कोई प्रवास कठिन आर्थिक कारकों से यानी बेरोजगारी, धार्मिक और राजनीतिक उपद्रव की स्थिति में या सामाजिक असुरक्षा जैसी स्थितियों के कारण हुआ है तो इसको प्रतिकर्ष से प्रेरित प्रवास हम लोग कह सकते हैं। और यह कारक जो है जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बाध्य करता है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कम है या फिर जो है और किसी तरह की दिक्कत है, जीवन का स्तर अच्छा नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा नहीं है, तो आप संभवतः वैसे क्षेत्र में निवास करना पसंद नहीं करेंगे और उस क्षेत्र को छोड़कर जो है दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। तो जिस क्षेत्र से जो है आप निकल रहे हैं वो जो है आपका प्रतिकर्ष कारक है, और जो शहर आपको आकर्षित कर रहा है वो आपके अपकर्ष कारक कहलाएंगे। अगला प्रश्न, मानसून एशिया में जनसंख्या का उच्च घनत्व का कारण बताइए। आप ऐसे भी जानते हैं कि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अत्यधिक है। मानसून एशिया में जो है उच्च जनसंख्या घनत्व के कारणों को यदि हम लोग समझना चाहें तो कह सकते हैं कि मानसून एशिया में जनसंख्या के उच्च घनत्व का प्रमुख कारण जो है पर्याप्त वर्षा के साथ साथ सिंचाई के अन्य स्रोतों वाली निम्न भूमि भी है ना। बहुत सारी ऐसी भूमियां हैं जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। वर्षा तो एक स्रोत है ही, मानसूनी वर्षा उसका माध्यम है ही, लेकिन जो है भूमि भी अच्छी है और साथ ही साथ जो है सिंचाई के अन्य स्रोत हैं जिसमें बहुत सारी नदी घाटियां जो है मौजूद है, और यहाँ सघन कृषि होती है।
उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वर्षा तथा धान की सघन खेती इन क्षेत्रों में जनसंख्या के उच्च घनत्व का आधार बनाती है। तो इस तरह हम लोग ये देखते हैं कि मानसून एशिया में जनसंख्या का उच्च घनत्व का मूल कारण जो है क्या है कि यहाँ की उपजाऊ भूमि, सिंचाई का साधन, फसलों का अत्यधिक उत्पादन, है ना, ये सारे कारण मिलकर जो है इस क्षेत्र में जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न पर यदि चर्चा करें तो एक प्रश्न है कि जनसंख्या का नियंत्रण, तो जनसंख्या के नियंत्रण के उपायों का जो है वर्णन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हम लोग को बड़ी कठोरता से और बड़ी समझदारी से, जागरूकता के साथ जो है कदम उठाने की आवश्यकता है। और इन कारकों को हम लोग, या इस पर नियंत्रण करने के उपायों को जो है हम लोग इस प्रकार से जो है वर्णित कर सकते हैं। पहला है परिवार नियोजन को अपनाना। ये जनसंख्या नियंत्रण करने का जो है सबसे प्रमुख माध्यम बनेगा। दूसरा, साक्षरता, मुख्य रूप से विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी आपको जो है अपने देश की जो है साक्षरता दर को जो है बढ़ाना चाहिए। पढ़ने लिखने से लोगों में समझदारी आती है और इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ती है। तीसरा बात आप लिख सकते हैं कि बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक जो है द्वारा भी जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी छोटे परिवारों को जो है टैक्स में छूट, है ना, बड़े परिवारों पर जो है एक्स्ट्रा कर को इम्पोज करना, लागू करना, ये सब भी एक माध्यम हो सकता है जिससे लोग जो है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे। हालांकि जो है ऐसा बहुत सारे देशों में नियम है कि एक से ज्यादा संतान होने पर जो है उसे किसी भी सरकारी सुविधा या फिर जो है सरकारी नौकरी वगैरह नहीं मिलती है। तो इस तरह के उपायों को भी जो है भविष्य में अपनाया जा सकता है ताकि जनसंख्या पर जो है कठोरता से नियंत्रण किया जा सके। चौथा पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां मूलतः द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी भी जनसंख्या वृद्धि को प्रतिबिंबित कर सकती है। यानी जो है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सेकंड और थर्ड सेक्टर में यदि समायोजित किया जाए, काम में लगाया जाए, तो भी यहाँ पर जो है जनसंख्या को हम लोग काफी हद तक जो है कंट्रोल कर पाएंगे। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व की जनसंख्या को बताना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके सीबीएसई वाले लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको मानचित्र के माध्यम से यदि एक्सप्लेन करें तो और भी अच्छा रहेगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है वैश्विक जनसंख्या के वितरण को जो है या उसके घनत्व को जो है हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। और ये 3 वर्ग हो जाएंगे: मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और निम्न, यानी उच्च, मध्यम और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के रूप में दुनिया को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को यदि कहें तो हम लोग पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तथा जो है दक्षिणी एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ साथ जो है उत्तर पूर्वी झील क्षेत्र, ये सब जनसंख्या के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहां 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है बसे हुए हैं या निवास करते हैं। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की यदि बात करें तो एशिया का पश्चिमी भाग, यूरोप में जो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है मध्य भाग और पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या 11 से लेकर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जो है पाई जाती है। तीसरा क्षेत्र जो है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के रूप में जो है आप देख सकते हैं। निम्न जनसंख्या यानी जहां जनसंख्या बहुत ही कम है। तो विश्व का जो भी उष्ण और शीत मरुस्थल है, विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा वाले क्षेत्र तथा सघन सदाबहार वन विश्व के अत्यंत कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व जो है एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो इस तरह हम लोग जो है वैश्विक जनसंख्या के वितरण को या घनत्व को जो है हम लोग उच्च जनसंख्या घनत्व, मध्यम और जो है निम्न जनसंख्या घनत्व के रूप में जो है वर्गीकृत करके इसको बांट सकते हैं। एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो ये है कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस पर पूछ दिया जाता है कि यह कथन किसका है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए जॉर्ज बी क्रेसी। क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए जॉर्ज बी क्रेसी।
तो जॉर्ज क्रेसी के अनुसार जो है एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर जो है बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उत्तरी एशियाई देशों में जलवायु संबंधी विपरीत स्थितियां हैं, जिसके कारण जो है जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर बहुत कम है। यानी यह क्षेत्र शीत मरुस्थल है, जहाँ की जो है कठोर जलवायविक अवस्थाओं में लोगों के लिए जीवन यापन बहुत कठिन है। दूसरी बात करें तो तिब्बत और मंगोलिया जैसे मध्य एशियाई देश गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ जल संसाधनों की भीषण कमी है। आप खुद ही सोच कर देखिए कि जहां पर जो है जल ही मौजूद नहीं है, क्या वैसे क्षेत्रों में जो है मानव का निवास संभव है? इसलिए यह क्षेत्र भी जो है जनसंख्या के कम घनत्व वाला क्षेत्र है। जबकि हम दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 50.71% इन्हीं क्षेत्रों में है। यहाँ भू आकृति उपयुक्त, जलवायु, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन और औद्योगिकरण, ये सारी चीजें हुई है जो यहाँ पर जो है जनसंख्या के लिए जो है आदर्श है या जनसंख्या बचाव के लिए आदर्श स्थान साबित होती है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि क्यों जो है एशिया के बहुत सारे स्थानों पर जो है या अधिकांश स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, यानी घनत्व बताना, आप जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं। तो इसको परिभाषित करने के लिए एक फॉर्मूला से भी इसको याद रख सकते हैं कि जनसंख्या का घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। हालांकि इसका जो विस्तृत विवरण में आप इस तरह से लिखेंगे कि जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों, प्रति इकाई यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जो है जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। और थोड़ा अच्छा करके कहना चाहें तो किसी विशेष वर्ष के दौरान जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो इसकी गणना का जो है सूत्र तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जनसंख्या का घनत्व बराबर जो है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य आर्थिक कारक को बताना है। आर्थिक कारक जानते हैं, कारक तो बहुत सारे होते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। आर्थिक भी हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, भौगोलिक कारक हो सकते हैं, है ना, सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं। यहाँ इस प्रश्न में हम लोगों को केवल जो है आर्थिक कारकों को जो है स्पष्ट करने के लिए कहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य आर्थिक कारक निम्नवत हैं। पहला पॉइंट हम लोग इसका जो है औद्योगिकरण को पहला पॉइंट बना सकते हैं। औद्योगिकरण जो है आप जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र जो रोजगार का अवसर उपलब्ध कराता है। औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार केवल उद्योगों में रोजगार नहीं बल्कि वहां निवास करने वाले लोगों के लिए जो अन्य सुविधाएं जो जुटाई जाती है वो भी जो है अवसर उसको मिलता है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि जो है दुकानदार, डॉक्टर, अध्यापक, बैंक कर्मी, ये सब लोग जो है उस क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप संचालित होता है। दूसरा जो है खनन क्षेत्रों में जो है आप जान सकते हैं कि जनसंख्या निवास करेगी। खनिज संसाधनों की उपलब्धता रोजगार को बढ़ावा देती है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में जो है हम लोग ये देखते हैं कि खनन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता रोजगार को बढ़ावा देते हैं क्योंकि खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। नगरीकरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नगर शिक्षण, चिकित्सा, रोजगार, आधुनिक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और ये सुविधाएं लोगों को जो है नगर की ओर जो है आकर्षित करती है। तो इस तरह हम लोग ये आर्थिक फैक्टर्स जो है देख रहे थे जो जनसंख्या के वितरण के लिए जो है जिम्मेदार होती है। यदि हम लोग जो है अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो हम लोग विश्व में जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक को देख सकते हैं जो मोस्टली जो है पूछ लिया जाता है। तो इसको भी हम लोग जो है उसी तरह से बता सकते हैं। पहला फैक्टर जो है धरातल को दे सकते हैं। आप जानते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में धरातल सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है।
धरातल यानी भूभाग जमीन, ऊंचे पर्वत, उबड़ खाबड़ धरातल, तीव्र ढाल वाली भूमि, पठार, ये सब क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, जिसको विरल जनसंख्या कहते हैं। हिमालय, रॉकी एंडीज आदि के पर्वतीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या इसका एक जीता जागता हुआ उदाहरण है। फिर हम लोग जो है यदि बात करें मैदानी भागों की बात कर लें, तो इसके विपरीत जो है मैदानी भागों में जीवन यापन के लिए बहुत बेहतर दशाएं उपलब्ध होती है। मैदानों में समतल भूमि होती है जो कृषि, परिवहन, औद्योगिकरण, शहरीकरण ये सब के लिए आवश्यक दशाएं प्रस्तुत करते हैं। इसलिए नदी घाटियों में जो है विश्व जनसंख्या का 90% लोग जो है निवास करते हैं। भौगोलिक कारकों में दूसरा फैक्टर जलवायु है। जलवायु का मानव जीवन पर जो एकदम सीधा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य वैसे ही क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जहां पर न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा ठंडक हो। अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा प्रदेश में जनसंख्या विरल पाई जाती है, जैसे कि गर्म मरुस्थल में, ध्रुवीय प्रदेशों में, ठंडे रेतीले मरुस्थलों में, विषुवतीय वन क्षेत्र में। ये सब जगहों पर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जनसंख्या जो है बहुत कम है। इसके विपरीत शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून एशिया में जो है और उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा पूर्वी भाग में अपनी बेहतर जलवायु के कारण जो है यह सब क्षेत्र जनसंख्या के मामले में जो है काफी सघन बसा हुआ है। और भौगोलिक कारकों में जो है तीसरा कारक हम लोग मृदा को ले लेते हैं। जानते हैं आप मनुष्य को जो है मनुष्य वैसे क्षेत्रों में ज्यादा निवास करते हैं जहाँ की मृदा उपजाऊ हो। उपजाऊ क्षेत्रों में जो है जनसंख्या अधिक है, क्योंकि प्राचीन समय से लोगों का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप जो है खेती बाड़ी ही रहा है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण यहाँ की जो है उपजाऊ मिट्टी रही है। तो इस तरह से हम लोग ज्योग्राफी के लेसन 2 में जो है बहुत सारे प्रश्न और भी हो सकते हैं, बन सकते हैं। जैसे आंतरिक प्रवास क्या है, या फिर जो है प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। हालांकि इन सब बिंदुओं पर हम लोगों ने जो है संक्षेप में चर्चा की है। यदि और भी आप लोगों को लगता है कि कुछ और प्रश्न इसमें होने चाहिए तो आप लोग कमेंट में जो है जरूर लिखेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Was clear, sir. Okay, sir.